वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा इन टुडे सेशन आई विल बी टेकिंग अप आरटीपी फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 24 एग्जामिनेशन। आप लोगों का जो अकाउंटिंग का पेपर है बेटा उसकी पूरी आरटीपी हम डिस्कस करके चलेंगे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कोशिश कीजिएगा बेटा जो भी बच्चे लाइव अटेंड करके चल रहे हैं आप लोगों की पार्टिसिपेशन साथ में होनी चाहिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए दैट इफ यू कैन सी द स्क्रीन। जो Yes, भी बच्चे sir. कनेक्टेड हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। Yes, ओके sir. ग्रेट। चलिए बेटा वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल राइट नाउ। ठीक है शुरू करते हैं। पेपर नंबर 1 बेटा आपका अकाउंटिंग का पहला सवाल जो सितंबर 24 की आरटीपी में है दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। बेटा ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रू फॉल्स के आंसर्स आप दे रहे हैं अपने एग्जामिनेशन में भी आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स मेंशन नहीं करना है, यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजन एज वेल। अगर आप रीजन नहीं दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, या रीजन आपका इनकम्प्लीट है यू विल मैक्सिमम गेट 1.5 मार्क्स, आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। वी हैव टू ट्राई कि हम 12 में से 12 मार्क्स इसके अंदर सिक्योर करके चले। तो आपका पहला ट्रू फॉल्स, एक्रूवल कंसेप्ट इंप्लॉइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। बताइए बेटा क्या एक्रूवल कंसेप्ट जो है वो इंप्लॉय करता है अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस? आंसर इज फॉल्स। जो आपका एक्रूवल कंसेप्ट है वो किस बेसिस पे ऊपर अकाउंटिंग के ऊपर को आप बात करता है? ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है, यानी आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करके चलते हैं और एक्सपेंसेस को कब आप रिकॉग्नाइज करके चलते हैं? जब वो accrue होता है। means you will recognize the revenue and you will recognize the expense when they are earned and incurred irrespective whether cash is received or not। तो ये जो कैश बेसिस वाले इन्होंने बोला है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहे हैं द सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। बोलिए करेक्ट है इनकरेक्ट है सर? इनकरेक्ट है सर, ये भी फॉल्स है। वाई? सर जो सेल्स बुक होती है वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए आप बनाते हैं। ठीक है, जो आपकी कैश सेल्स हैं दैट विल कम इन द कैश बुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। बेटा क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक बैलेंस तक पहुंचने के लिए बनाई जाती है? नहीं सर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आप बनाकर चलते हो वो आप बनाकर चलते हो रिकंसिलिएशन करने के लिए जो आपका बैलेंस है एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। जो भी आपके डिफरेंसेस होते हैं कैश बुक और बैंक पासबुक के बैलेंस में उसको रिकंसिलिएशन करने के लिए हम ये बनाकर चलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डेट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। द प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज डेबिटेड टू sundry debtors account। सर अगेन दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वाई? क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो है बेटा डेबिट कहां करी जाती है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाई जाती है। और बैलेंस शीट के अंदर या तो हम उसको एसेट में से ही कम कर देते हैं या फिर हम उसको लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन को आप दिखाकर चलेंगे। नेक्स्ट बेटा, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज अ मेथड ऑफ अस्टेनिंग द इन्वेंटरी बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। क्या पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर क्या हम एक्चुअल में फिजिकली काउंट करके चलते हैं? आंसर इज ट्रू। इन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम आप इन्वेंटरी की मेजरमेंट करके चलते हैं बेटा, आप एक्चुअल में फिजिकली काउंट करके चलते हैं इन्वेंटरी को ऑन अ पर्टिकुलर डेट। नेक्स्ट, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज द गेन फॉर द ड्रॉइंग। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या कंसेप्ट होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल का? जब एक ड्रॉई जो है वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है तो हम उसको बोलते हैं रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट। उस टाइम पे बेटा जो भी उसको डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज द गेन फॉर द ड्रॉई एंड इट इज लॉस फॉर द ड्रॉर। तो दिस इज ट्रू। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए आप लोग साथ में क्या लिख कर आ देंगे कि ये ड्रॉर के लिए क्या होता है? लॉस होता है। द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है बेटा, प्रूडेंस प्रिंसिपल इनटू प्ले आता है, कहता है कि जो भी आपके एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं आप उसको तो रिकॉग्नाइज करके चलेंगे लेकिन कोई एंटिसिपेटेड गेन्स होते हैं हम उसको रिकॉग्नाइज करके नहीं चलते हैं। उसी प्रिंसिपल की बेटा ये एप्लीकेबिलिटी है दैट वी विल नॉट क्रिएट द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। पार्टनर्स कैन शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज इन द कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। बिल्कुल गलत बेटा। पार्टनर्स जो है अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहे हैं दोनों रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं। बताइए क्या ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब हम बनाकर चलते हैं दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है, बट व्हेन वी प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूवल बेसिस और उसके अंदर आपकी सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ही आइटम्स आएंगी। बेटा नेक्स्ट आपका आता है अ फिक्स्ड चार्ज जनरली अकर्स। फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द फ्यूचर वन। गलत बेटा। जो आपका एक फिक्स्ड चार्ज होता है वो एक स्पेसिफिक एसेट के ऊपर होता है। इट इज द फ्लोटिंग चार्ज जो सारे के सारे एसेट्स बेटा कवर करके चलता है। तो आपका ये भी क्या है? फॉल्स है। चलिए बेटा अगला क्या है? एक्सप्लेन द कैश एंड मर्केंटाइल बेसिस ऑफ सिस्टम।
बेटा आई थिंक वेरी इजी आंसर, आप लोग खुद से मैनेज कर सकते हैं। स्टिल मैं दो चार लाइन बोल देता हूँ आप लोगों के लिए। बेटा कैश बेसिस कौन सा होता है, जिसके अंदर आप ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करके चलोगे जब आपने कैश या तो रिसीव करा है या कैश पे करा है। मतलब इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, आप सिर्फ तभी, ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव पेड द कैश और यू हैव रिसीव द कैश, आप तभी रिकॉर्ड करोगे, इरिस्पेक्टिव वो आपने कैश कौन से ईयर के लिए रिसीव करा है या कौन से ईयर के लिए पे करा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बेसिस होता है बेसिकली एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो होता है। तो जब वो अमाउंट ड्यू हो जाता है आप उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर यू वर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द केबल। आपको दिया हुआ है कि चेक अमाउंटिंग रुपीज 9,000 फ्रॉम हरि किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। क्या करा है बच्चे बताएंगे, जल्दी बोलेंगे। चेक अमाउंटिंग 9,000 फ्रॉम हरि किशन, हरि किशन से हमें 9,000 रुपए का चेक मिला है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। क्या एंट्री होनी चाहिए आप लोग बताएंगे बेटा। चलिए जो बच्चे इस टाइम बेटा लाइव कनेक्टेड हैं जरूर चाहूंगा कि पार्टिसिपेट कीजिए। क्या होनी चाहिए एंट्री। हाँ जी बोले बच्चे, क्या एंट्री करोगे। बैंक डिस्काउंट अलाउड टू हरि कृष्ण। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड क्रेडिट क्या कर देंगे हरि कृष्ण को। बैंक में कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा 9,000, डिस्काउंट में कितना आ जाएगा 1,000 एंड हरि कृष्ण में कितना आ जाएगा 10,000। चलिए बेटा विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स, सेल प्राइस इज 8,000, कॉस्ट इज 6,000 एंड कैश 1,000। आपने गुड्स विड्रॉ करे हैं और आपने कैश विड्रॉ करा है। मुझे बताइएगा बेटा एंट्री क्या होगी। बेटा एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होना चाहिए परचेज जो आपने गुड्स विड्रॉ करे हैं उसके लिए, और जो आपने कैश विड्रॉ करे उसके लिए कैश क्रेडिट होना चाहिए। ड्रॉइंग्स को बेटा आप किस अमाउंट से डेबिट करके चलोगे, टोटल 7,000 से, परचेज को किससे 6,000 से, और कैश को किससे 1,000 से। बेटा ध्यान रखिएगा कि गुड्स जो है वो आप कॉस्ट के ऊपर करके लेके चलेंगे, परचेज को आप क्रेडिट करके चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 3,000, सेल प्राइस 4,000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बोलिए बेटा क्या होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज आपकी एंट्री हो जाएगी किस अमाउंट से, विद अमाउंट ऑफ 3,000 एंड 3,000। इजी क्वेश्चन। रिसीव्ड कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। आपको 10,000 की कमीशन मिली है जिसमें हम कह रहे हैं कि हाफ जो है वो इस साल की नहीं है बल्कि अगले साल की है। तो क्या करेंगे बेटा बताएंगे जरा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन रिसीव्ड के अंदर कितना चला जाएगा 5,000, और जो आपको कमीशन एडवांस में मिल गई है वो लाइबिलिटी बनेगी, तो दैट विल बी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट विल बी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना 5,000। डेबिट क्या हो जाएगा बेटा 10,000। अगला देखेंगे बेटा, आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी है जवाहर एंड इंडस्ट्री से 3 लाख रुपए की, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आपने क्या करा है 1 लाख तो आप इमीडिएटली पे कर दोगे चेक से, और बैलेंस जो है आप 2 महीने बाद पे करके चलेंगे। चलिए बेटा एंट्री मुझे बताएंगे क्या होगी। आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी को आप डेबिट कितने से करोगे, 3 लाख रुपए से आप मशीनरी को यहाँ पे डेबिट करके चलेंगे। इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी है, इसका आपको इनपुट मिलेगा, इनपुट आप क्रेडिट बुक करेंगे, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, 3 लाख का 6% जो है कितना 18, 18,000। और यहां पर भी कितना बेटा 18,000। आपने पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की इमीडिएटली, तो बैंक के अंदर आप यहाँ पर 1 लाख कर देंगे, और क्रेडिट आप क्या कर देंगे, बाकी आप पार्टी का नाम क्रेडिट कर देंगे। तो आप ये एक सिंगल एंट्री पास करके बेटा इसको आप रिकॉर्ड करके चल सकते हैं। कितना बैलेंस आ जाएगा 2,18,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। चलिए देखें एक बार आपके क्या इंस्टीट्यूट ने यही आंसर दिया है, मिलाते जाएंगे हम साथ के साथ कि कोई हमसे गलती ना हो। चलिए पहली एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू हरिकृष्ण, ड्रॉइंग्स टू परचेज टू कैश, फ्री सैंपल या सेल्स प्रमोशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, देन कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इन्होंने दो एंट्रीज पास करी है, व्हाट वी हैव डन वी हैव पास्ड अ सिंगल एंट्री। देन मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट टू बैंक टू जोहार इंडस्ट्री, सेम एंट्री राइट। चलिए बेटा आ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। ओके यहाँ पर एक हमसे सिली मिस्टेक हुई और आपने करेक्ट नहीं करी। बेटा 2,18,000 नहीं 2,36,000, टोटल इज 3,36,000। चलिए बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं।
बेटा अगला क्वेश्चन जो है आपका अगेन चैप्टर 1 में से है, कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर में से। आपको क्लासिफाई करना है इस एक्सपेंडिचर को एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है डायरेक्टर के फॉर द ट्रिप्स अब्रॉड अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट खरीदने के लिए बेटा डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर करे हैं, अब्रॉड गए हैं, वो कैसा एक्सपेंडिचर होगा ये बेटा? दिस विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको क्या करा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ये चीज कवर हो जाएगी, अगर आपकी कोई खर्चा करने से कॉस्ट कम हो रही है देन दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपका गेन कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो आपका आ जाएगा। अमाउंट पेड फॉर सर रिमूवल ऑफ एक स्टॉक टू मिनट। अ न्यू साइट। आप जो है नई साइट के ऊपर बेटा आपने क्या करा है? स्टॉक को रिमूव करा है, ठीक है, और एक नई साइट पे लेकर गए हैं। सो दिस विल बी बेटा टेकन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस विल बी टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकंड हैंड कार परचेज्ड टू ब्रिंग इट इनटू द वर्किंग कंडीशन। आपने एक सेकंड हैंड कार ली, आप अब उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने कुछ खर्चा करा है रिपेयर्स का। तो ये जो रिपेयर्स का खर्चा करा है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो कार वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। सो अगेन दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और बेटा ये जो आपने रिन्यूअल फीस पे करी है पेटेंट राइट के लिए, क्योंकि रिन्यूअल की फीस है, रेकरिंग नेचर का आपका एक खर्चा हो गया, हर साल देना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को बेटा अगर कैपिटल या रेवेन्यू वाले चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट्स हैं, डोंट वरी एट ऑल, आई विल अपलोड अ वीडियो फॉर यू ऑल। आप वो वीडियो देख पाएंगे, देख लीजिएगा, आपकी उसमें स्टडी मैट के सारी चीजें कवर हो जाएंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको अब कैश बुक बनानी है। कैश बुक जो आपको बना के चलनी है, यू हैव टू प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसेज राम एजेंसीज एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आपको क्या करना है? बैलेंस लेकर आना है अगले मंथ के लिए। ओके जी, निकालना है। ये आपको बेटा क्या गिवन है? ट्रांजेक्शन गिवन है। चलिए बेटा एक हम कैश बुक बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो आपकी बनती है, आप जानते हैं उसके अंदर कौन कौन से कॉलम आएंगे बेटा? कैश, बैंक और डिस्काउंट का आपका कॉलम आ जाएगा। सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे? कैश बुक। कैश बुक। ठीक है, पार्टी का नाम लिखिएगा, कैश बुक लिखिएगा। पहला कॉलम आपका आ जाएगा डेट का, अगला कॉलम आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स के बाद आपका कॉलम आ जाएगा अमाउंट। कैश का, देन आपका आ जाएगा बैंक का, देन आपका कॉलम आ जाएगा डिस्काउंट का। ठीक है, या ऐसा कर लीजिए, पहले डिस्काउंट लिख लीजिए, पहले आप डिस्काउंट का कॉलम बना लो, फिर आप कैश का कॉलम बना लीजिए, फिर आप बैंक का कॉलम बना लीजिए। सिमिलरली आप बनाएंगे क्रेडिट साइड के लिए, ये आपके कॉलम्स आ जाएंगे बेटा यहाँ पे डेट का, ठीक है, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आपका आ जाएगा कैश, और लास्ट आपका कॉलम आ जाएगा बैंक का। आपको सबसे पहले मार्च 1 को कुछ बैलेंसेस गिवन है, मार्च 1 को आपको कैश इन एंड कैश एट बैंक गिवन है, तो 1 मार्च को यहाँ पर क्या आ जाएंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर बेटा कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? कैश के अंदर 30,000, बैंक कॉलम के अंदर 1,20,000। अगला आपको गिवन है पेड इन टू बैंक 10,000। क्या ये आपकी बेटा कॉन्ट्रा एंट्री होगी? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक टू कैश, तो यहाँ पर बैंक लिखोगे टू कैश। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक लेजर फोलियो का कॉलम भी बनाओगे, वहां लिखोगे सी, यहाँ पर एक लेजर फोलियो का कॉलम बनाओगे, लिखोगे सी। ठीक है, बैंक टू कैश होने वाली है तो बैंक विल बी 10,000, और यहाँ पर आपका 2 मार्च को यहाँ पर क्या आएगा? बाय बैंक, और बाय बैंक में यहाँ पर क्या लिख दोगे? कैश कॉलम के अंदर आप लोग जाकर लिखोगे कितना? 10,000 आप कैश कॉलम में जाके लिखेंगे। बोलो बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक 15,000। आपने फर्नीचर खरीदा है चेक पे, चेक से, ठीक है, तो ये आ जाएगा बाय फर्नीचर। तो बैंक कॉलम के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 मार्च को बैंक कॉलम के अंदर आ जाएगा बेटा 15,000। 8 को दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में 5,000 के, तो एंट्री बताइएगा बेटा क्या होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए परचेज टू कैश? तो 8 मार्च को बेटा क्या आ जाएगा? बाय परचेजेस, ठीक है, और आपका कैश कॉलम में कितना चला जाएगा? 5,000। 5,000। नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 9800, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 200। आपको बेटा मोहन से कैश मिला, कितना मिला? 9800, और आपने उसको 9,800। डिस्काउंट कितना दिया? 200 का। दो तो का। अगर यहाँ पर आप एंट्री पास करने की कोशिश करोगे तो आपकी एंट्री बेटा क्या होती है? एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो बेटा यस सर। 12 मार्च को आपकी एंट्री हो जाएगी टू मोहन, ठीक है, डिस्काउंट कॉलम के अंदर 200 रुपए, और कैश कॉलम के अंदर बेटा 9800। कैश सेल्स आपको गिवन है 50,000 की, एंट्री विल बी कैश टू सेल्स। तो ये यस आ गया सर। बेटा कैश टू सेल्स। कैश कॉलम में गया ये आपका 50,000,
पेड टू लता बाय चेक 14,500 एंड डिस्काउंट रिसीव 500। एंट्री क्या होनी चाहिए? लता लता टू अकाउंट बैंक, डेबिट, ठीक है, लता टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, राइट। डिस्काउंट रसीद। तो 16 मार्च को यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय लता। जे वाला जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम होगा, यहाँ पर आपका 500 गया, और बैंक कॉलम के अंदर आपका 14,500 गया। ठीक है जी। यस चलिए, सर। अगली ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक 5,000, अगेन बैंक में पैसा जमा करवाया है, डिपॉजिट तो आपकी कराया है, एंट्री होगी बैंक टू कैश। बैंक टू कैश। तो बैंक टू कैश, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक कॉलम के अंदर 5,000, यहाँ पर भी आपका 19 मार्च को बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा, और बाय कैश बैंक। कॉलम के अंदर जाकर लिखोगे 5,000, दिस इज अगेन योर कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट एक्सपेंसेस 6,000 पे, 6,000 पे विड्रॉ करे हैं। एंट्री क्या होने वाली है? ड्रॉइंग्स टू बैंक, राइट। तो यस सर। 23 मार्च को यहां पर क्या लिखोगे बेटा? बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स में बैंक में कितना आ जाएगा आपके पास? 6,000 आ जाएगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुप्ता 14,300 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 200। तो यहां पर बेटा क्या एंट्री होने वाली है? 24 मार्च को। 24 मार्च को यहां पर आ जाएगा, सॉरी, रिसीव करे हैं ना बच्चे, तो डेबिट में यस सर। लिखेंगे। डेबिट में लिखोगे 24 मार्च को, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, जो आपने उसको डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट कॉलम में 200, और बैंक कॉलम में आपका आ जाएगा 14,300। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड गुप्ता चेक इनटू बैंक। ओहो, अब यहां क्या हुआ? हमने ट्रांजेक्शन को ध्यान से नहीं देखा। तो यहां पर आपने एक चीज देखनी है कि बच्चे जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कैश बुक का, तो एक चीज जरूर देख लेना कि जो चेक अगर हमें मिला है, क्या चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है? अब तक जितनी एंट्रीज आई थी वहां पे मुझे चेक के बारे में कुछ नहीं बोला था, यानी चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा था। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि चेक आपका सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा। आपको चेक कब मिला है? 24 मार्च को, ठीक है। यस सर। और आपने उसको डिपॉजिट कब करवाया है बैंक के अंदर? 26 को। तो क्या 26 को एंट्री होनी चाहिए? मीन जिस टाइम पे चेक मिला होगा आपकी आइडली एंट्री वहां पर क्या हो रही होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू आपकी गुप्ता। एंट्री क्या हो रही होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, डिस्काउंट अलाउड टू गुप्ता, आपने ये एंट्री पास करी होगी, ठीक है। और जब आपने बैंक में चेक जमा करवाया होगा, आपकी एंट्री क्या हो रही होगी वहां पर? बैंक टू चेक इन हैंड, आपकी एंट्री जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस शुड बी योर एंट्री। अब लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है वो सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इंस्टीट्यूट के आंसर से यहाँ पर, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। आपके इंस्टीट्यूट ने इस वाली एंट्री को कुछ ऐसे करा। वो कहते हैं कि ये जो 14,300 है उन्होंने उसको कैश में रिसीव करा, और 26 को वो एंट्री कर रहे हैं बैंक टू कैश। डेफिनेटली समथिंग जिससे मैं एग्री नहीं करता। तो मेरी ओपिनियन में क्या होना चाहिए मैं वो कर रहा हूं। मेरी ओपिनियन के अंदर 26 मार्च को, ठीक है, मैं यहां क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मैं वो कर रहा हूं जो मेरी ओपिनियन में होना चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 14,300 यहां आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिपॉजिट, ये हो गया। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ करा है बैंक से ऑफिस यूज के लिए, कैश टू बैंक। 28 मार्च को आप करेंगे टू बैंक, दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। कैश कॉलम के अंदर बेटा आपका 20,000, और यहां पर 28 मार्च को बेटा आपका क्या आ जाएगा? बाय कैश, ठीक है। बैंक कॉलम के अंदर 20,000, दिस इज योर कॉन्ट्रा, डन। पेड रेंट सर बाय दोबारा, चेक। दोबारा बेटा समझाना एक कॉन्ट्रा बार। एंट्री है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपने कैश निकाला है बैंक से। कैश टू बैंक एंट्री की बस मैंने पोस्टिंग करी है नहीं कॉन्ट्रा। सर, ऊपर वाली 26 एंट्री। बेटा 26 वाली एंट्री के अंदर बेटा यहाँ पर देखो 24 की एंट्री क्या होनी चाहिए? 24 की एंट्री होनी चाहिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, यस ठीक है। सर। अब जब आप वो चेक जमा करवा दोगे एंट्री कर दोगे बैंक टू चेक इन हैंड, ये एंट्री हम्म। आइडियली होनी चाहिए। बट आपके इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा डिफरेंट करा है कुछ। आपका इंस्टीट्यूट ना उसको कैश में लिख रहा है 14,300 को, और फिर उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहा है बैंक टू कैश। तो उस चीज से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। मेरी ओपिनियन में चेक इन हैंड होना चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाएंगे 30 मार्च पे, रेंट पे करा, बाय रेंट, चेक से पेमेंट करी है तो बैंक कॉलम के अंदर 8,000। अब बेटा एक काम करेंगे क्विकली, मुझे जरा बैलेंस कैरी डाउन निकाल के दिखा दो कितना आ रहा है, प्लीज जल्दी से बच्चे क्या करेंगे? बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे।
हाँ जी बच्चों, निकालो जरा बैलेंस क्रेडिट कितना आ रहा है। So, चलो मैं कैलकुलेटर निकाल लूं जरा। सर 1,04,100। 1,04,100 कैश का क्रेडिट डाउन आ रहा है सर। कैश का आप कह रहे हो 1,04,100। हाँ जी और बैंक का कितना बता रहे हैं बेटा? सर, बैंक का उस निकलने वाला है सर। बैंक का आ रहा है 71,500। बैंक का बता रहे हो 71,500। यस सर। ओके, चलिए आपके इंस्टीट्यूट के आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है हमारा। देख लेते हैं डिफरेंस किस चीज का आया है। 85,800 माइनस 71,500, 14,300 का एक फर्क आ रहा है। और यहाँ कितना फर्क आ रहा है? 1,24,100 माइनस 1,04,100, 20,000। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 30,098, 30,000 दिस इज करेक्ट, 14,300 इज करेक्ट एंड 20,000 इज करेक्ट। बेटा एक बार प्लीज टोटल चेक करोगे, कहीं आप लोग गलती तो नहीं कर रहे? 30,000 प्लस 90,800 प्लस 50,000 प्लस 14,300 प्लस 20,000, नहीं माइनस सर, करूंगा ठीक है। बेटा मैं 10,000, माइनस करूंगा 10,000। बेटा 1,04,100 जो है बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है कैश का। यस सर, ये ठीक ठीक है, है। बैंक की बात करके चलें, 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, 1,35,000 माइनस 15,000 माइनस 14,500 माइनस 6,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000, दिस विल कम आउट टू बी 71,500। बिल्कुल ठीक। इसका टोटल 500 और इसका टोटल 400। बेटा दिस इज करेक्ट। बेटा ये आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। यही है सर। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है? पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ध्यान दीजिएगा उसने बोला क्या। कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको सिखा रखा है कि रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर बहुत मैटर करता है कि गलती मुझे कौन सी स्टेज के ऊपर पता लगी है। मेरा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट तभी ओपन होता है अगर गलती मुझे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होने के बाद पता लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है? द वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट 20,000। वेजेस आपने पे करी ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, वेजेस अकाउंट में डाल दी। बोलो करेक्शन एंटर, करेक्ट एंट्री क्या करोगे? बिल्डिंग टू बिल्डिंग को डेबिट वेजेस। कर देंगे बेटा, क्रेडिट क्या हो जाएगा? वेजेस। वेजेस अकाउंट अमाउंट कितना? 20,000 एंड 20,000। 20,000। नेक्स्ट बोलेंगे बेटा, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास टू द परचेज बुक। सेल्स करी थी, परचेज बुक के थ्रू पास कर दी, यानी परचेज का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा तो यस परचेज सर, को क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज सेल्स को आपने रिकॉर्ड नहीं करी, सेल्स जानी चाहिए थी तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। रमेश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे सर। रमेश डेबिट हो जाएगा 2,400 से, परचेज 1,200 से क्रेडिट, सेल्स 1,200। 1,200 से क्रेडिट, खत्म। ये आप कहते हैं बुक का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे वैल्यूज देखकर। एन अमाउंट ऑफ 2,000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद which had been written off as bad in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of महेश चंद। आपको सर बैड डेट रिकवर्ड हुए, आपने गलती से महेश चंद अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया, तो थर्ड एंट्री आपकी होनी क्या चाहिए आइडियली? ठीक है, बैंक टू बैंक टू रिकवर। बैंक डेट, बैंक टू बैंक। बैंक डेट रिकवर्ड होना चाहिए था, यस आपने सर। कर दिया बैंक टू महेश चंद। तो अब करेक्शन क्या महेश कर सर, दूंगा? महेश चंद को बेटा डेबिट कर देंगे और बैंक बैड डेबिट डेट रिकवर्ड जो है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा सर। क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना? 2,000 अमाउंट है। दिखाना सर ऊपर। टू 2,000। थाउजेंड हाँ जी। 2,000 का अमाउंट है, 2,000 का अमाउंट है, ठीक है। देन ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड कॉस्टिंग 15,000, सेल प्राइस 16,000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा इसको कहीं, तो बेटा चाहे आप इसको एडवर्टीजमेंट का खर्चा बोल दीजिए, तो यहाँ सेल्स प्रमोशन बोल दीजिए, फ्री सैंपल बोल दीजिए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेज। ठीक है, आपने एंट्री को ही रिकॉर्ड ही नहीं करा था, और एंट्री होगी किस अमाउंट से? 15,000 और 15,000। 15,000 से। ट्रांजेक्शन नंबर 5, गुड्स वर्थ 1,500 रिटर्न बाय रितु हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। रिकॉर्डिंग ही नहीं करी है, ओमिशन इन रिकॉर्डिंग है। 1,500 की सेल। गुड्स, बोलिए क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न टू रितु। सेल रिटर्न टू रितु। सेल्स रिटर्न है ये, यस सर। ठीक है। सेल्स रिटर्न है तो सेल रिटर्न डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या कर देंगे बच्चों? रितु को क्रेडिट कर देंगे। रितु। अमाउंट आपका 1,500 और अमाउंट 15। आपका 1,500। बेटा आपके 1500। 4 क्वेश्चन आपके आरटीपी के हो चुके हैं। चलिए बेटा,
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ द मिहिर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 445 ऑन हिज बैंक ऑन 30th ऑफ जून। कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस गिवन है, रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा ध्यान से। टू मेक द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक, यानी आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और आपको एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश चलिए बुक। बेटा एडजस्टेड कैश बुक जो है वो बनाना शुरू करें। आपको दे रखा है कि 4,45,000 का बैलेंस, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है दैट विल बी 4,45,000, ये आपका आ जाएगा। चेक अमाउंटिंग टू 60,000 इश्यू टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। बेटा ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है, ये आपका बीआरएस के अंदर ही एडजस्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, चेक पेड इन टू बैंक 1,10,500 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30th जून। अगेन सर दिस ये इज एन एंट्री जो बीआरएस आपका बीआरएस के अंदर ही जाएगा। A बीआरएस में dividend लिखो। of 4,000 and rent outstanding of 60, rent amounting to 60,000 received by bank and entered in passbook but not recorded in cash book. Now कैश ये बुक में क्या आइए हुआ सर। है, पासबुक में एंट्री है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक में आप इसको रिकॉर्ड करोगे। यस तो सर। रिकॉर्ड करूंगा तो टू डिविडेंड 4,000 एंड टू रेंट 60,000, इसकी आप रिकॉर्डिंग कर दोगे, यानी जो आपकी कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं है हम कर देते हैं। सर इंश्योरेंस डिविडेंड प्रीमियम पेड बाय द बैंक 2,700 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। पेमेंट करी इंश्योरेंस प्रीमियम की, हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी हुई, वी विल रिकॉर्ड दिस। ठीक है, तो अब आपका ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा पेमेंट्स में, ये यस आपका आ सर। गया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम डेबिट कितना 2,700। 27,000। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 500। पेमेंट साइड जो है वो 500 रुपए से कम है, अगर पेमेंट साइड 500 रुपए से कम है तो यानी कैश बुक बैलेंस में है जो सर। है वो 500 से ज्यादा आ रहा होगा। यस सर। तो अब उसको करेक्ट करना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय 500, क्या लिखूंगा, बाय करेक्शन इन अंडर कास्टिंग, या बाय करेक्शन ऑफ अंडर कास्टिंग एरर। जो अंडर कास्टिंग का एरर हुआ था उसकी आपने करेक्शन करिए। ठीक है, यहाँ बाय अंडर कास्टिंग ऑन पेमेंट साइड। बैंक चार्जेस 150 शोन इन द पासबुक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश अगर बुक में आ कैश बुक जाएंगे में सर। रिकॉर्ड नहीं करे हुए, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, तो ये आ डेट जाएगा पेमेंट बैंक साइड चार्जेस। बैंक चार्जेस यहाँ कितने के आ जाएंगे बेटा, 150 150 के। के। चलिए अगला, अ बिल्स पेबल ऑफ 20,000 हैड बीन पेड बाय बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चलिए बिल्स पेबल जो है 20,000 पे का बैंक ने पे कर दिया, लेकिन हमने कैश बुक में एंटर नहीं करा, तो बिल्स पेबल टू बैंक, तो कर बाय देंगे सर। बिल्स पेबल आ जाएगा कितना 20,000। उसके अलावा कह रहे हैं 6,000 पे का एक बिल था जो बैंक से डिस्काउंट कराया था एट अ कॉस्ट ऑफ 100 विच हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मेरे को जो पैसा मिला होगा वो कितना मिला 5,900। होगा, 5,900। 5,900, तो बिल रिसीवेबल यहाँ पर आ जाएगा 5,900 का। यस ठीक है, सर। ये हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली। जो आपका बचा वो आपका क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। ठीक है, यस सर। बताओ जरा बाय बैलेंस कैरिड ऑन बेटा आप कितना आ रहा है, 4,45,000 प्लस 4,000 प्लस 60,000 प्लस 5,900 माइनस 2,700 माइनस 500 माइनस 150 माइनस 20,000। तो बेटा दिस कम्स आउट टू बी 491,550। 550। ठीक है, 491,550 बैलेंस आ गया ना बेटा, दिस विल यस बिकम माई स्टार्टिंग पॉइंट। प्लस आइटम माइनस आइटम, ठीक है, डेबिट बैलेंस as एज per पर pass पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर एज पर कैश बुक, as per cash. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश फोर बुक। नाइन वन फाइव फाइव जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, ये कौन सा है, एडजस्टेड वाले से हम स्टार्ट करेंगे। एडजस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बेटा दो ट्रांजेक्शन थी। पहला चेक 60,000 रुपीज का क्रेडिटर्स को इशू करा है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो चेक इशूड प्लस हो जाएगा सर। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको क्या करने वाले हैं, प्लस कह रहे हैं, ऐड हो जाएगा सर। हाँ जी। पक्का, पक्का सर। सारे प्लस कह रहे हैं। Yes, यस सर। sir. चलो जी, कितना अमाउंट था, सर दिखाना एक बार। 60,000। 60,000 सर। 60,000 प्लस आइटम। अच्छा, अगला क्या है, चेक पेड इनटू बैंक जिसमें से कलेक्टेड जो हुए हैं वो 30 जून तक से 55 के हुए हैं, तो 1,10,500 और 55,000 का डिफरेंस 55,500, फिर यानी 55,500 सर। 55,500 के चेक जो हैं वो ऐसे हैं जो Minus आपने होगा सर ये. इशू तो करे हैं बट, ठीक है, मतलब कलेक्ट तो करे हैं लेकिन क्लियर नहीं हुए, तो क्या आ जाएगा, चेक पेड इनटू बैंक प्लस हो जाएगा सर। बट नॉट कलेक्टेड, Minus होगा सर. सर पेड। अच्छा माइनस पेड है। होगा, ठीक है ठीक। बेटा माइनस होगा ना ये। नहीं सर वो मैं ठीक है, वर्डिंग में कंफ्यूज हो गया। 55,500, क्या करूं, टोटल करूं, ठीक है, करिए टोटल, 491,550 प्लस 60,000, 496050.
ठीक है, ये आ रहा है 551550, 55,500, ठीक है, 496050 प्लस आइटम है। प्लस आइटम Yes, मीन्स sir. फेवरेबल, मीन्स आपका क्या आ गया, ये क्रेडिट बैलेंस Credit एज पर balance पासबुक। as per passbook. क्वेश्चन इज ओवर बेटा। सर कल आपने ना एक एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन था रेक्टिफिकेशन ऑफ बच्चे एरर का। बच्चे वो उस बारे में बेटा बाद में डिस्कस करेंगे प्रिंस, ठीक है, जो ओके भी सर। लास्ट क्वेश्चन था, जो भी चीजें हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है ओके बेटा, सर। ये सेशन यूट्यूब पे लाइव भी है, जो लेट जस्ट कीप इट टू आरटीपी ओनली। ओके सर। ठीक है, जब सेशन एंड हो जाएगा आई विल टेक अनदर सेशन, कोई बात नहीं, वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें प्लीज आरटीपी तक ही हम कन्फाइन रखें। ओके सर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स स्टेन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, इन्वेंट्री का आपको बैलेंस गिवन है 3.5 लाख रुपए का, परचेज गिवन है 12 लाख रुपए की, सेल्स गिवन है 18.5 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 50 है, एडमिनिस्ट्रेशन इज 80। At the time of valuing the inventory as on 31st March 2023, a sum of 20,000 was written off of a particular item which was originally purchased for 55। कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने वैल्यूएशन करी थी, यानी ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, इस ओपनिंग इन्वेंट्री में एक अमाउंट ऐसा है जो 30,000 का है। क्यों? वो ओरिजिनली स्टॉक था कितने का? 50 का। ओरिजिनली स्टॉक वो था कितने का? 55 50 का। का। 55 का, विच वॉज 55। ओरिजिनली परचेज फॉर 55। आपने इसको राइट ऑफ करके कितना कर दिया था? 20,000 से राइट ऑफ करा था। 55,000 रुपए का एक स्टॉक जिसको आपने 20,000 से राइट ऑफ करा था, तो यानी इसका बैलेंस है 35,000, और आपका रिमेनिंग स्टॉक कितने का है? वो है 3,15,000 रुपए का। यानी ये आपका एबनॉर्मल वाला स्टॉक हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, इसको आप बेच रहे हो 50,000 में, और ये जो है आपका बाकी है। अब आप यानी ये जो सेल्स दे रखी है 18.5 की, इसमें एबनॉर्मल वाली 50,000 है और नॉर्मल वाली कितने की है? 18 लाख रुपए की है। 18। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? आपको इन ट्रांजेक्शन से वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी थी। कह रहे हैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो अर्न करा है वो 20% ऑन सेल है एक्सेप्ट फॉर दैट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का बेटा क्या तरीका है? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक है मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इस क्वेश्चन को करूं, एंड व्हाट इज द सेकंड वे आउट। एक तरीका है मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में इस क्वेश्चन को करूं, व्हाट इज द सेकंड वे आउट। सेकंड वे आउट होता है कि आप क्या करो, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और उसको बाइफरकेट कर लो। किसके अंदर? उसको आप बाइफरकेट कर लीजिए, किस चीज में बच्चों? यू बाइफरकेट दैट इनटू द नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। तो चलिए बेटा, हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मैंने बोला ये एबनॉर्मल, ये नॉर्मल और ये टोटल। चाहो तो पहले नॉर्मल पहले लिख लो, अब नॉर्मल बाद में लिख लो। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। नॉर्मल, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। थोड़ा सा रफली कर रहा हूं बेटा, क्योंकि इस टाइम में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम जल्दी जल्दी ये चीज कवर करें। आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? ओपनिंग स्टॉक कितना? 3.5 लाख रुपए का टोटल ओपनिंग स्टॉक था। इसमें से हम जानते हैं 35,000 वाला एबनॉर्मल है, यानी 3,15,000 नॉर्मल है। आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ तो परचेज करा है, जो भी परचेज करी है क्या सारी नॉर्मल होगी? आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ सेल्स करी, आपने 18.5 लाख रुपए का सामान बेचा है, और आप जानते हो कि ये जो एबनॉर्मल वाला सामान था वो आपने 50,000 में बेचा है, यानी नॉर्मल सेल्स 18 लाख की होगी। आपको उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है कितने के? 1 लाख रुपए के। क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके यहां पर आ जाएंगे। नॉर्मल में जाके लिख दूंगा 1 लाख के। ये दोनों आपकी पी एंड एल की आइटम्स हैं तो यहां पर नहीं आएंगे। अगली आइटम यहां पर आपकी आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। मुझे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो नॉर्मली आप बेचते हो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न इज दैट इज 20% ऑन द सेल्स। 18 लाख का 20% करता हूं तो 3,60,000 आता है। इसके ऊपर तो 15,000 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, टोटल हो गया 375। ठीक है, यहां पर तो कुछ स्टॉक बचा नहीं है, जो बचा है वो ये है, और ये आपको और कुछ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। 3,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3,60,000
माइनस करेंगे 18 लाख, बेटा आपका ये आना चाहिए 1,75,000। तो 1,75,000 जो है बेटा आपका इसका आंसर। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है स्टेटमेंट के थ्रू बना सकते हो, और फॉर स्टेटमेंट यू कैन रेफर आईसीआई सजेस्टेड आंसर जो उन्होंने आरटीपी के अंदर गिवन है, आपको स्टेटमेंट वाला तरीका पता लग जाएगा। दिस इज योर आंसर। बोलो बेटा, क्या ये चीज सबको क्लियर होती है? यस सर। इजी आए हुए हैं सारे क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. चलिए अगला, मैसर्स दीपक ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट ₹50 लाख ईच ऑन 1 अक्टूबर। अच्छा, 10 ट्रक खरीदे हैं, ये बेटा बुक वाला ही क्वेश्चन आ गया, आई थिंक वैल्यूज चेंज है बस। बुक में भी एक क्वेश्चन था, आपको याद हो, ट्रक वाला। 1 जनवरी 2022 को एक ट्रक जो है वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया। आपका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बुक का। 35 लाख जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। कहेंगे सेम डेट पे एक और ट्रक खरीद लिया 60 लाख रुपए का, और कंपनी 20% पे क्या करती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। आपको ट्रक का अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है, एंड 31 मार्च 2024। देखो अब यहां पर पता है आपके साथ कहां पर गेम खेल गए। आपको वो कह रहा है कि आप ट्रक का अकाउंट बनाइए 31 मार्च 23 का और 31 मार्च 24 का। मैं आपको वही कह रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। अगर किसी बच्चे ने यहां पर ऐसा कर दिया कि उसने 1 अक्टूबर 2020 से अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, आपके बेटा मार्क्स वहां पे जाने पक्के हैं। क्योंकि जब उसने स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट बोली है कि आपको अकाउंट ही सिर्फ 22-23 का बनाना है और 23-24 का बनाना है, डेफिनेटली आई नीड वैल्यू ऑफ द ट्रक ऑन 1 अप्रैल 2022। मुझे इस दिन की वैल्यू चाहिए ट्रक की, ठीक है, लेकिन इस दिन की वैल्यू पे पहुंचने के लिए, ठीक है, मुझे वर्किंग नोट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे कि आप पूरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो 1 अक्टूबर से, फिर आप वहां पे वैल्यू पे पहुंचो, नहीं। आप यहां तक पहुंचेंगे जरूर, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? बाय मेकिंग द अकाउंट। ठीक है, बोलो बेटा, करें शुरू। Yes, sir. 1 जनवरी 2022 को हमने क्या करा है, एक ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, और इसी दिन आपने नया ट्रक भी ले लिया। अरे क्वेश्चन में तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान हो गया। चलिए देखिए जरा सर, 1 अक्टूबर 2020 को 10 ट्रक खरीदे। एक ट्रक था 50 लाख। 50 लाख। 2020-21 की अगर मैं बात करके चलूं तो इसमें डेप्रिसिएशन कितनी? 2020-21 में 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। 50 लाख एक ट्रक की वैल्यू, इसके ऊपर कितना परसेंट? 20%, इंटू 6/12। 50 लाख का 20% हो गया 10 लाख। 10 लाख इंटू 6/12 कितना हो गया बेटा? 5 लाख। तो 5 लाख डेप्रिसिएशन होगी 20-21 की एक ट्रक के ऊपर। यस सर। 21-22 की अगर डेप्रिसिएशन निकालूंगा एक ट्रक की, तो 21-22 की डेप्रिसिएशन जो है वो एक ट्रक के ऊपर हो जाएगी 10 लाख रुपए। ठीक है, यानी टोटल डेप्रिसिएशन जो हो जाएगी वो हो गई कितने की? 15 की। यानी मेरे पास जो है 35 लाख रुपीज जो हो जाएगी, दैट इज WDV या बुक वैल्यू ऑफ वन ट्रक ऑन 1 अप्रैल 2022, और मुझे यही चाहिए थी। अब मेरे पास 1 अप्रैल 2022 को ट्रक हैं कितने, उस पर बात करते हैं। सर 1 जनवरी 2022 को, यानी पिछले ही साल 21-22 में ही एक ट्रक जो है वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया था और वो डिस्ट्रॉयड हो गया था, और 35 लाख रुपीज जो है, 35 लाख रुपीज जो है वो जो है फुल सेटलमेंट में मुझे मिले। ठीक है, ऑन द सेम डेट आपने एक और ट्रक खरीदा। यानी ये जो हरकत हो रही है, जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ, वो तो पिछले साल ही हो गई 21-22 में। मेरे से तो 22-23 पूछ रहा है, मेरे से तो 22-23 पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यानी मेरे पास जो है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 ट्रक थे, एक ट्रक तो पिछले साल ही जल गया, मतलब एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया। तो मेरे पास 9 ट्रक बचे हैं जिनकी वैल्यू जो है वो 35 लाख है। मेरे पास 9 ट्रक बचे हैं बेटा जिनकी वैल्यू जो है वो 35 लाख है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 1 अप्रैल, उसके अलावा जो एक नया ट्रक लिया वो 60 लाख रुपीज का, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज। तो जो नया ट्रक लिया 60 लाख रुपीज का, वो आपने किस दिन लिया होगा? 1 जनवरी को। एक तो जनवरी 1 जनवरी 2022 को 60 लाख रुपए का आपने जो है वो एक ट्रक लिया था,
इसके ऊपर आपने 20% डेप्रिसिएशन लगाई होगी, ठीक है, 3 महीने की। 3 महीने की, बिल्कुल सही। तो 21-22 में जो है, 21-22 में जो है डेप्रिसिएशन जो है लगाई गई होगी, ठीक है, 3 महीने की। 3 लाख सर। 3 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई। यस मींस सर। इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू 1 अप्रैल 22 को जो है दैट इज 57 lakhs। 57 लाख। यानी अगर मैं बात करके चलूं तो 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो कितना होना चाहिए? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन की बात करके चलूं तो 35 लाख इंटू 9, 35 लाख इंटू 9 हो गया। यानी जो पहले से ट्रक थे उसकी वैल्यू 3150, 3 करोड़ 15 लाख। 3 पंद्रह करोड़ लाख रुपए। 15 लाख। और जो नया ट्रक लिया था उसकी वैल्यू 57 लाख। इनका टोटल करो बेटा, आपका ये आना चाहिए 33 7 करोड़ 72 लाख। 72 लाख। 3 करोड़ 72 लाख आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 22 को 3 करोड़ 72 लाख होना चाहिए, ठीक है। अब इस साल जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, ये 1 अप्रैल 22 को होगा, ठीक है। 31 मार्च 23 को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो देखो बेटा 9 ट्रक्स थे उसके ऊपर तो स्ट्रेट लाइन बेसिस ही लगना है। 50 लाख रुपए का एक ट्रक था तो एक ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन 50 लाख का 20% 10 लाख, ठीक है। तो 90 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन सीधा सीधा वो हो गई, ठीक है। और ये जो 60 लाख रुपीज वाला ट्रक है इसके ऊपर अगेन 20 लैक्स, 20%, 60 लाख का 12% कितना हो गया? 60 लाख का 20% कितना हो गया? 12 लाख। 12। स्ट्रेट लाइन 12 लाख। मेथड है ना, तो 12 लाख और कितना, 9 ट्रक्स के ऊपर एक 10 करोड़ लैक्स दो की डेप्रिसिएशन, और एक ट्रक के ऊपर 12 लाख की डेप्रिसिएशन। तो टोटल करोगे 1 करोड़ 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास 31 मार्च 23 को। बैलेंस कैरी डाउन बेटा फिर कितना आ जाएगा? दो माइनस करोड़ कर लो, सत्तर सीधा लिख लाख दो बेशक। तो 2 करोड़ 70 लैक्स जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2023 को ये हो जाएगा 2 करोड़ 70 लैक्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस सर। आपने इस साल कोई और एसेट खरीदा तो नहीं है? नहीं सर, इस साल कोई और एसेट ना खरीदा है, ठीक है, ना बेचा है। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ क्या होगा, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आ जाएगा? सेम ही आएगा ना डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। यस सर। यस सर। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। यस सर। तो 102 ये अमाउंट आ जाएगा। और बैलेंस कैरी डाउन आपके पास कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 68 लाख। 1 करोड़ 68 वन लाख। करोड़ 68 लाख। अब आपके इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया बच्चों, अब समझेंगे आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया। इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन तो उठा लिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन तो उठाया है। कहां से उठाया सर ये क्वेश्चन? उठाया तो सर आपके स्टडी मैट से ही है। स्टडी मैट में फिगर्स अलग है थोड़ी सी, उन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चे क्या करा है, मॉडिफाई करा। लेकिन मॉडिफिकेशन करते टाइम ना इनसे एक गलती हो गई। जब यहाँ पे डेट्स इन्होंने डालनी शुरू करी ना, डेट्स पे ध्यान दिया नहीं इन्होंने। जब इसका सोल्यूशन देखोगे, इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन ही बिल्कुल गलत कर। पहले मुझे तो क्या मेरे सोल्यूशन से एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। यस सर। है ना, हमने जो करा बिल्कुल सही करा। आपने मेरे से 2 साल का अकाउंट मांगा था, मैंने 2 साल का अकाउंट दे दिया। यस सर। आप कहते हैं 31 मार्च 23 का, 31 मार्च 24 का। 31 मार्च 23 ईयर एंडेड, यानी 22-23, 1 अप्रैल 2022। आप तो कहते हैं 1 जनवरी को ट्रक एक्सटेंड में इन्वॉल्व हो गया। आपने तो ये बोला 1 जनवरी को ट्रक एक्सटेंड में इन्वॉल्व हो गया। अब 1 जनवरी को अगर ट्रक एक्सटेंड में इन्वॉल्व हुआ है तो ट्रक तो पिछले साल ही बिक गया, पैसा आपको पिछले साल ही मिल गया। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया देखो जरा, क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती हुई है, टाइपिंग में गलती हुई है। 1 अप्रैल 2022 को वो कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ का बैलेंस, और जो ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ है ना वो उसकी रेट क्या लेकर चल रहे हैं, 1 जनवरी 2023। सो दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक बाय योर इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चन। वहां पर 1 जनवरी 22 नहीं होना चाहिए था, 1 जनवरी 23 होना चाहिए था। हमने 1 जनवरी 22 के हिसाब से बिल्कुल सही सॉल्व करा, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, आरटीपी। और उस टाइपिंग मिस्टेक के चक्कर में आंसर देखो पूरा चेंज हो गया। हम कुछ और कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट कुछ और ही बोल रहा है। बढ़े आगे, चलिए यस जी। सर।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आद्या ओन्ड 1 लाख टू अनन्या। आन्या। आद्या ओन्ड 1 लाख टू अनन्या। 1 अक्टूबर 2023 को आद्या ने एक्सेप्ट करा है बिल ड्रॉन बाय आन्या फॉर द अमाउंट एट 3 months. Anya got the bill discounted with bank for 99,000 on 3rd of October. Before the due date, Adya approached Anya for renewal of bill. Anya agreed that 50,000 to be paid immediately together with the interest on remaining amount at 12% for 3 months. And for the balance, Adya should accept a new bill at 3 months. These arrangements were carried out, but afterward Adya became insolvent and 40% जो है वो रिकवर्ड हुआ है। आपको डेट्स इग्नोर करनी है नरेशन के साथ। देखो लिख दिया उसने, स्पेसिफिकली बोल दिया इग्नोर डेट्स। आपको क्या करना है, आन्या की बुक्स के अंदर जनरल एंट्रीज जो है वो पास करके चलनी है। चलो सर स्टार्ट करें। मैं भी डेट्स इग्नोर कर ऐसा देता हूँ, मैं सेम डेट्स क्वेश्चन इग्नोर आपने कर। डाला भी तो था टेस्ट में। हाँ जी। ऐसा सेम क्वेश्चन आपने डाला भी तो था टेस्ट में। हो सकता है बेटा, कोई बड़ी बात। सर ये हो बुक सकता में है भी है क्लाइंट। सेम क्वेश्चन, हाँ बस बुक का इसमें क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सिमिलर टू बुक, आई थिंक इलुस्ट्रेशन बन नंबर 6 ऑफ योर बुक, इफ आई एम नॉट नाम रॉन्ग। इलुस्ट्रेशन नेम नंबर और 6 या 5 या 6 में से एक है। नाम और फिगर चेंज कर दिया बस। बिल्कुल बेटा वही होना है। चलो करें क्वेश्चन को। यस सर। कैसे करेंगे क्वेश्चन ये। अब डेट्स इग्नोर करने को बोला है। चलो जिस टाइम पे आद्या ने बिल एक्सेप्ट करा होगा, अच्छा बुक्स किसकी बना रहे हो, आन्या की। तो यहां कर दो यस। फिट, बुक्स ऑफ आन्या। आद्या ने एक्सेप्ट करा है बिल, यानी आन्या ने बिल बनाया होगा, तो आन्या आद के लिए बिल रिसीवेबल। यस सर। आन्या के लिए बच्चों बिल रिसीवेबल। यस आन्या सर। अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करे पहले। बिल पहली रिसीवेबल टू एंट्री आद्या। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आद्या। टू आद्या। ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख 1 लाख। 1 लाख। यस सर। इसके बाद इस बिल को डिस्काउंट कराया 99 में। जब बिल डिस्काउंट करवाया होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डिस्काउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू बी टू आर। बिल रिसीव बी पी आर। रिसीवेबल। 99,000 बैंक में, 1,000 रुपए डिस्काउंट में, और 1 लाख रुपए यहां पर। ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर द ड्यू डेट उसने कहा कि भाई पैसे नहीं दे सकते, तो बिल रिन्यू कर दो। उसने कंडीशन के लिए एग्री करा है, कह रहे लेकिन 50,000 रुपए जो है इमीडिएटली पे करो, और रिमेनिंग के लिए 3 महीने का बिल बनाएंगे 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अब यस यहाँ पर सर। देखो क्या होगा। पहले तो बिल जो है देखो उसने डिस्काउंट कराया था तो डिसऑनर होगा। बिल यस डिसऑनर सर। होगा तो आद्या को डेबिट करेंगे, और बैंक को पैसा बैंक देना को पड़ेगा, तो क्रेडिट। आद्या टू बैंक 1 लाख 1 लाख। बेटा ये वाली एंट्री में बहुत बच्चों की गलती थी, बहुत सारे बच्चों ने इस एंट्री में गलती करी हुई थी। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब बेटा क्योंकि नया बिल बना रहे हैं और हम इस कंडीशन पे बना रहे हैं कि 50,000 की पेमेंट करोगे और इंटरेस्ट की अमाउंट भी बात हो रही है ना। तो पहले तो यस सर। इंटरेस्ट जरा ड्यू कर लें। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई आद्या से इंटरेस्ट लेना है, तो आद्या टू इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 50,000 के ऊपर। 50,000 पचास सर। हजार के ऊपर तेरा 12% कैलकुलेट करो, 6,000। और छः कैलकुलेट हजार करना सर। कितने महीने का, ठीक है, 3 मंथ्स का। तो 50,000 के ऊपर 12%, 3 महीने 1500। का। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,500, 1,500 का इंटरेस्ट आ गया। अब उसने मेरे को बोला क्या था कि 50,000 पे और साथ में इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एंट्रीज कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मेरे को पैसा मिल गया बैंक टू आद्या। तो बैंक टू आद्या मेरे को कितना मिल गया, 51,500। बाकी अब जो बचा 50,000 है उसके लिए हम एक नया बिल बना रहे हैं। तो फिर से एंट्री क्या हो जाएगी, बी आर टू आद्या। बी ठीक आर है, टू फिर आद्या। से हम एंट्री कर देंगे 50,000 40,000। और 50,000। अब क्या हुआ कि इसके बाद आद्या इंसॉल्वेंटी हो गई। इंसॉल्वेंट होगी तो बिल फिर से डिसऑनर होने वाला है। अब फिर यस से सर। बिल डिसऑनर होने वाला है, बट इस बार जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आद्या टू बी आर। कितने से, 50,000 और 50,000 से। ठीक है बच्चों, ये बिल डिसऑनर की एंट्री करी। इसके बाद क्या होगा बेटा, पैसा मिलेगा, इंसॉल्वेंसी पैसा। हुई है। तो जो पैसा मिल गया वो बैंक में 40 पैसा इन्हें रुपये मिल रहा है बैंक डेबिट। ठीक है। उसके अलावा जो नहीं मिल रहा वो बैड डेब्ट्स में। बैड डेब्ट्स के अंदर कितना, 30,000। 30,000 और सर। क्रेडिट क्या कर दोगे, आद्या को क्रेडिट कर दोगे, आद्या कितने से, क्रेडिट। 50,000 से। बेटा योर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, बस ये करना था इस क्वेश्चन में। नरेशन जो है आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका हो। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, expected in examination. Following is the trial balance of Shekhar 31 मार्च
अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल, ड्राइंग्स, फिक्स एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस गिवन है। आपने एडिशन करी है 1 अक्टूबर को, ध्यान से देख लेना, यहां पर एडिशन की डेट गिवन है, यानी जब डेप्रिसिएशन की बात हो रही होगी तो या इस वाले 2 लाख के ऊपर सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन ही चार्ज हो रही होगी। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज रिटर्न, बाकी नॉर्मल सी आइटम्स है। आपको यहाँ पर सस्पेंस का कुछ एक बैलेंस दिख रहा है 2000 रुपए का, यानी डेफिनेटली देयर आर सर्टेन एरर्स जहां जिस वजह से सस्पेंस आया है। आपको रेंट गिवन है, 17 महीने का रेंट पे करा है 31 अगस्त 24 तक का, और इन्वेस्टमेंट का आपको 12% गिवन है 1 अक्टूबर को। और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए चेक जरूर करना है। सर 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 12% अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता हूं तो 30,000 इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का। 1 अगस्त 2023 को इन्वेस्टमेंट करिए, हम 31 मार्च 24 तक की बात करके चल रहे हैं, तो मेरे को 8 महीने की कैलकुलेशन करनी है। 8 महीने का इंटरेस्ट बनता है 20,000, और 20,000 जो है, यानी यहां पर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है 20,000 इंटरेस्ट नहीं बना। जिस बच्चे के माइंड में ये आ गया बेटा वो गलत कर गया, क्योंकि ध्यान दो, इधर आपको फिक्स डिपॉजिट विद बैंक गिवन है और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एफडी गिवन है। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करके चल रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट ही नहीं गिवन है, वो पूरा का पूरा आपका एक्रूड इंटरेस्ट है। तो 20,000 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट इज देयर। ठीक है। ओके चलो सर। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जो स्टॉक है 31 मार्च 24 का, उसकी वैल्यू हमने करी है 1 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% प्रोवाइड करनी है ऑन द फिक्स एसेट जो परचेज करे हैं ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हैं और स्क्रूटनी ऑफ बुक्स के अंदर क्या हुआ है, हमें कुछ एक क्या मिले हैं, गलतियां पता लगी हैं। कुछ एक गलतियां हमें पता लगी हैं स्क्रूटनी के अंदर। 20,000 जो है वो ड्रॉ करे थे बैंक से, वो डेबिट कर दिया ड्रॉइंग्स अकाउंट में, बट इसमें से 12,000 जो है वो यूज हुए थे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। यानी 8,000 जो है वो ड्रॉइंग्स ही थी, 12,000 तो बिजनेस के लिए यूज करे, यानी वो एक्सपेंसेस में जानी चाहिए थे। यानी जब तुमने एंट्री पास करी होगी, आप लोगों ने एंट्री क्या कर दी बेटा, ड्रॉइंग्स टू, बोलो जी एंट्री क्या कर दी, ड्रॉइंग्स टू बैंक, ये एंट्री पास करी होगी। जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब 12,000 एक्सपेंसेस के लिए यूज करा, 12,000 से एक्सपेंसेस डेबिट होने चाहिए थे। यस सर। सो एंट्री शुड हैव बीन एक्सपेंसेस टू एक्सेस ड्राइंग्स। टू बैंक। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बेसिकली जो है अच्छा ठीक एक्सपेंसेस टू ठीक है। ड्राइंग्स। अच्छा ठीक है तो मैं सर। एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूंगा एक्सपेंसेस टू टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। तो जो रेक्टिफिकेशन करेंगे बेटा उसका भी इंपैक्ट मुझे लेना पड़ेगा जब मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ। तो रेक्ट एक्सपेंसेस टू ड्राइंग्स 12,000 और 12,000। परचेज ऑफ गुड्स 16,000, कह रहे हैं रिकॉर्ड नहीं करे बुक्स के अंदर, बट गुड्स वर इंक्लूडेड इन द स्टॉक। आपने गुड्स परचेज करे लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे। अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो परचेज को डेबिट करोगे और क्रेडिटर्स को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। 16,000 और 16,000। परचेज रिटर्न 1,000 की थी, सेल रिटर्न जनरल में रिकॉर्ड कर दी, यानी परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड नहीं है। पार्टी के अकाउंट में कह रहे हैं कोई गलती नहीं करी है, आपने करेक्ट साइड में पोस्टिंग करी है, यानी यहां पर सस्पेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड नहीं है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा 1,000 से। आपने सेल रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, सेल रिटर्न को क्रेडिट करो 1,000 से। डेबिट क्या कर दोगे, सस्पेंस। बेटा आपका सस्पेंस क्लियर हो गया। 6,000 का एक्सपेंस जो है कह रहे हैं इंक्लूड 6,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2024। कह रहे हैं जो भी एक्सपेंसेस हमारे हमने ऊपर गिवन है उसमें 6,000 का खर्चा ऐसा है जो कि 31 मार्च के बाद का है, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस एंट्री होनी चाहिए विद अमाउंट ऑफ 6,000 एंड 6,000। 6,000 और 6,000 से एंट्री होनी चाहिए। तो पहले मुझे ये 4 एंट्रीज पास करनी थी। अब मैं शुरू करूंगा अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बेटा यहां पर मैं शुरू करता हूँ। ये आ गया मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेटा कितने का, 60,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। ऐड करूं, अब क्या लिखूंगा, टू परचेजेस। परचेजेस कितने की आएंगी, सर देखो 16 लाख रुपए की परचेज पहले से थी। क्लियर है बच्चों, 16 लाख रुपए की परचेज पहले से थी। इसके अंदर ऐड कर दूंगा जो परचेज हमने रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, उस परचेज को ऐड करोगे। कितने की परचेज रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, 16,000 की, तो टोटल परचेज होगी 16,16,000। बोलो समझ में आया, यस सर। क्लियर है यहां तक। अब यस सर। इसमें से बेटा मैं क्या माइनस करके चलूंगा, इसमें से माइनस करके चलूंगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मुझे 69,000 की एक गिवन है, ठीक है। उसके अलावा
1000 की परचेज रिटर्न तुम और क्रेडिट करके बैठे हो, यानी 1000 की परचेज रिटर्न आपने और लिखी हुई है। तो टोटल परचेज रिटर्न एक 69 वाली और एक आपकी आ गई 1000 वाली। इनको माइनस करूंगा दोनों को ही, तो 16 में से 70,000 माइनस करेंगे तो 15,46,000 बेटा आपकी क्या आ जाएगी, परचेजेस आ जाएंगे। ठीक है। डायरेक्ट खर्चा है कोई? सर कोई मुझे डायरेक्ट खर्चा नजर नहीं आया। ठीक है, कोई डायरेक्ट खर्चा बच्चों नजर नहीं आया। यहां पर आएगा आपका सेल्स। सेल्स कितने का बच्चे? 22 लाख रुपए। 22 लाख की सेल्स आ गई। सेल्स की क्या कोई एडजस्टमेंट थी? क्या कोई सेल्स की एडजस्टमेंट थी बच्चों? चेक करो। सर सेल्स की तो एडजस्टमेंट नहीं थी, सेल्स रिटर्न जरूर थी। तो इसमें से रिटर्न्स लेस करोगे। सर रिटर्न कितनी दे रखी थी? 99,000 की सेल रिटर्न थी। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि गलती से आपने 1000 की सेल रिटर्न में इंक्लूड कर लिया, जबकि वो थी परचेज रिटर्न। तो एडजस्टमेंट करूंगा तो मेरी सेल रिटर्न सिर्फ 98 ही रह जाएगी। तो 22 लाख में से 98,000 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2102,000। अब क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करके चलो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी कुछ बोला था। कह रहे स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो 1 लाख की थी, और नीचे आपको कुछ दिया हुआ था, कह रहे हैं कि स्टॉक में तुमने इंक्लूड कर लिया था, नहीं स्टॉक की मेरी वैल्यू करेक्ट थी। तो मेरा स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा? 1 लाख रुपए का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बेटा जो आपका सब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो कुछ नहीं, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ का टोटल 22,02,000। 22,02,000 में से माइनस करेंगे 15,46,000 और 60,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5,96,000। बेटा 5,96,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आ जाओ आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। दिस कम्स आउट टू बी 5,96,000। क्लियर है यहां तक? अब मुझे खर्चे लिखने हैं, खर्चों की तो दिक्कत ही नहीं है। बस क्या करोगे, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं 50,000 के। बेटा ये जो एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, अभी आप एंट्री पास करके आए हो, आप दो एडजस्टमेंट एंट्री पास करके आए हो। 50,000 के एक्सपेंसेस जरूर हैं, लेकिन इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करो जो आपने लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी। कितने के थे प्रीपेड एक्सपेंसेस? 6,000 के। उसके अलावा 12,000 के खर्चे ऐसे थे जो आपने ड्रॉइंग्स में इंक्लूड कर लिए थे। तो 6,000 लेस होना चाहिए और 12,000 ऐड होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस जो इंक्लूडेड इन ड्रॉइंग्स थे। तो आपका कितना आ जाएगा? 50,000 में से 6,000 गया और 12,000 ऐड करा। बेटा ये आपके पास आ रहा है 56,000। 56,000 आपके एक्सपेंसेस आ गए। डन है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 20,000, इसको क्रेडिट में जाके लिख दोगे। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 20,000। ठीक है। उसके बाद आपको क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन 14,000। चलो डेप्रिसिएशन की एक बार बात कर लेते हैं। सर 1,40,000 के ऊपर अगर मैं 10% कैलकुलेट करूं तो 14,000 बनता है। यानी इन्होंने जो एडिशनल एसेट्स हैं उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगाई है। 2 लाख के ऊपर 10% 20,000, लेकिन 6 महीने का 10,000। तो यहां पर डेप्रिसिएशन जो आएगी 14,000 तो गिवन है, प्लस ऑन एडिशनल एसेट्स। जो एडिशनल एसेट्स के ऊपर आएगी 10,000, वो भी तो लगाओगे। तो एडिशनल एसेट्स के ऊपर 10,000 की डेप्रिसिएशन बच्चे लगाकर चलो, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? क्या 24,000 की आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी? क्या आपकी डेप्रिसिएशन 24,000 आ जाएगी? यस और नो? यस सर। इसके यस बाद सर। बेटा नेक्स्ट आपको क्या गिवन था? रेंट कह रहा था कि 17,000 रुपए का है और ये 17 महीने का रेंट है। अगर 17 महीने का रेंट है और 31 अगस्त तक गिवन है, अब जरा यहाँ पे सोच के देखना, 17,000 का रेंट आप रिकॉर्ड करके बैठे हो, वो भी 31 अगस्त तक का। यानी 31 मार्च के बाद का पीरियड देखो, क्या 5 महीने तो 31 मार्च के बाद के हो गए? तो वो तो यस मेरा सर। प्रीपेड रेंट हो गया। प्रीपेड तो प्रीपेड मुझे रेंट। प्रीपेड रेंट जो है वो माइनस करना चाहिए 5 महीने का, यानी 5,000। तो ये आना चाहिए 12,000। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। बेटा यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट है। कितना कैलकुलेट करा था? 20,000 हमने कैलकुलेट करा। ये आपका 20,000 आ जाएगा। अब बस बेटा डिफरेंस लीजिए। 5,96,000 प्लस 40,000, 636। 636 में से 56 गया, 24 गया और 12 गया। आपके पास बेटा जो आ रहा है
वो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है कितने का, 5,44,000 का बेटा आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या बनानी है, बैलेंस शीट। यस सर। ये लीजिए बेटा, बैलेंस शीट पे आ जाओ, शुरू कर दो। ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहला गिवन है कैपिटल। चलो सर, कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस था 6 लाख, लेकिन इस 6 लाख के अंदर कुछ तो हरकतें करेंगे हम भी। नेट प्रॉफिट ऐड करूंगा 5,44,000, टोटल आ गया 11,44,000। इसमें से अब मुझे ड्राइंग्स जो है वो माइनस करनी चाहिए। सर मेरे को जो ड्राइंग्स हैं वो यहाँ कितनी की दे रखी है, 70 की, लेकिन मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है जिसमें मैंने ड्राइंग्स को ही कम कर दिया है, 12,000 से ड्राइंग्स कम करी है। तो देखा जाए 70 लेस होना चाहिए, फिर 12 ऐड होना चाहिए, या नेट में बोलूं तो 58,000 जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 58,000 की ड्राइंग्स जो है बेटा मैं लेस करूंगा। 11,44,000 में से 58,000 लेस करा तो 10,86,000 जो है आपका कैपिटल आ गया, खत्म। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, फिक्स एसेट्स। चलो बेटा फिक्स एसेट्स पे आ जाओ। फिक्स एसेट जो आपके ओपनिंग बैलेंस थे, पहले वो लिखूंगा 1,40,000, 1,40,000। एडिशन जो करी वो करी 2 लाख रुपए की, टोटल आ गया 3,40,000। इस 3,40,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 14 की डेप्रिसिएशन पहले लगी हुई थी, 10 की तुमने और लगाई थी, 24,000 लेस कर देना। ठीक है, कितना आ जाता है, 3,40,000 माइनस 24,000, 3,16,000 रुपए के आपके बेटा एसेट्स आ यस गए। सर। ठीक है, यही था। ओके, अगला क्या है बेटा बोलो जरा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 1,00,000 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, सर डेटर्स आपको गिवन है कितने के, जो नेक्स्ट बैलेंस शीट की आइटम है 250। डेटर्स है, 2.5 लाख रुपए के डेटर्स है, डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, डेटर्स आ जाएंगे कितने के, 2.5 लाख रुपए के। सर अगली आइटम क्रेडिटर्स गिवन थी, सर क्या क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट थी, बिल्कुल। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 2,20 के, और कुछ एक आपने एक एंट्री करती 16,000 से क्रेडिटर बढ़ाए थे, तो 2,20 के क्रेडिटर्स तो थे, प्लस 16,000 के जो अनरिकॉर्डेड वाले, तो ये आ जाएंगे 2,36,000 रुपए के आपके क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे। देन बेटा आपके क्या दे रखे थे, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। तो बेटा ये जो एफडी विद बैंक है ये आपका एसेट बनेगा, एफडी विद बैंक आपका 2 लाख रुपए एसेट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या गिवन था बच्चे, कैश का बैलेंस था 8,000, तो कैश एज इट इज 8,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या गिवन था, इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए की, तो बेटा ये आ जाएगी इन्वेस्टमेंट 2,50,000 एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट आ गई 2.5 लाख रुपए की। इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट लिख दो, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का। आपका प्रीपेड रेंट की एक एडजस्टमेंट आपने करी थी 5,000 की, वो प्रीपेड रेंट आ जाएगा। ठीक है, बैंक बैलेंस। क्लियर है, वो प्रीपेड रेंट आ गया। उसके अलावा और कोई आइटम है जो बची है, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और थे 6,000 रुपए के, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सारी आइटम्स हमने कहीं ना कहीं लिख ली है। अब हमने क्या करना है, बस टोटल करना है और चेक करना सर है बैंक मैच हो रही है, बैलेंस आ बैलेंस गया। शीट नहीं हो रही। ठीक है, 10,86,000 प्लस 2,36,000, 13,22,000 रुपये बेटा इस साइड का मेरा टोटल आ रहा है। ठीक है, सर बैंक बैलेंस नहीं डाला आपने। बैंक बैलेंस ओके, 1,69,000 बैंक बैलेंस भी है बच्चों। ये लो बेटा बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस बेटा 1,69,000 ये आ गया। ठीक है, डन है, ओके, चल यस सकता सर। हूँ आगे, चलिए। बेटा कैश का बैलेंस दो, ध्यान दो बेटा, कैश का बैलेंस क्रेडिट दे रखा, कैश का बैलेंस क्रेडिट दे रखा है बेटा, उसको लाइबिलिटी में लेके जाना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट लिखना पड़ेगा उसको। तो ओवरड्राफ्ट के अंदर 8,000 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ओवरड्राफ्ट में 8,000 आएगा। अब करिए दे टोटल, 10,86,000 प्लस 2,36,000 प्लस 8,000। बेटा मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल बन रहा है 13,30,000। एसेट साइड की बात करते हैं, 3,16,000 प्लस 1 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 1,69,000
13,16,000, ये कितना आ रहा है? 13,16,000 आ रहा है। कहीं गड़बड़ करी क्या? 14,000 का डिफरेंस आ रहा है सर। ओके, 14,000 का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ गलती करी चेक करते हैं। पता है कहाँ गलती करी? ध्यान दो बेटा, डेप्रिसिएशन आपको कहाँ गिवन है? 14,000 रुपए की ट्रायल बैलेंस। तो यहां पर क्या 24,000 आएगा नमूनो? 14,000 की तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो तो सिर्फ P&L में जाएगी। यानी हाँ यहां पर जो डेप्रिसिएशन आएगी वो सिर्फ एडिशनल वाली आने वाली है। सर, जो 14,000 है तो ये वो तीन ऑलरेडी लाख माइनस है। तीस हजार होना चाहिए क्योंकि वो 14,000 ऑलरेडी माइनस हो रखा है। ठीक है। वो 14,000 ऑलरेडी ही माइनस है। यानी ट्रायल बैलेंस में जो डेप्रिसिएशन गिवन है दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन के अंदर उसने बोला भी था कि डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड पर एनम ऑन फिक्स एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो वो 14,000 की डेप्रिसिएशन जो होगी वो होगी ओपनिंग वाले के ऊपर। आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ किसके ऊपर चार्ज करनी है? जो नए एसेट लिए, और उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन। तो ये पॉइंट था। यहां गड़बड़ कर बैठे थे। ध्यान रखना है इस चीज का। डेप्रिसिएशन बेटा बैलेंस शीट ट्राई बैलेंस में गिवन है, उसका इंपैक्ट तो एक ही जगह पे जाएगा ना, दो जगह कैसे दिखा दोगे? टोटल करोगे 13,30,000 ये बन जाएगा बेटा। डन है? यस सर। इजी था क्वेश्चन। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। यस सर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसेज संयम क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको क्या दे रखे हैं? बैलेंस दे रखे हैं किस चीज के? 1 अप्रैल 23 के और 31 मार्च 24 के। ठीक है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है जी। कह रहे हैं ये बताओ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और बैलेंस शीट के अंदर आइटम कैसे दिखाओगे 31 मार्च 24 की। चलो सर, सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर आ जाओ। सर मेरे को दे रखा है अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल की बना। सर एक तरीका है कि मैं इसका अकाउंट बना लूं। चलो, स्पोर्ट्स मटेरियल की अगर मैं बात करके चलूं, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का अगर मैं अकाउंट सा बनाकर चलूं, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 67,500। बैलेंस ब्रॉट डाउन 67,500। यस सर। बैलेंस कैरी डाउन 97,500। ड्यूरिंग द यस ईयर सर। जो मैंने पेमेंट करी, 2,25,000 रुपए की पेमेंट करी। ठीक है, यानी जो मेरा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ये मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा होगा। 2,25,000 ही आ रहा है सर। ठीक है, 2,25,000 कैसे आ जाएगा भाई मेरे? 55,000। 2,25,000 कैसे? 2,55,000। रुको सर। 2,55,000 मैंने परचेज करा। हाँ 55 है सर, सॉरी। ठीक है, अब मेरा ओपनिंग बैलेंस स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना है? 75,000। 2,55,000 का बेटा मैंने परचेज करा, और क्लोजिंग बैलेंस है 1,12,500। तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया वो कितना आ जाएगा? 2,17,500। 2,17,500 मेरा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। 2,17,500। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाले के ऊपर आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मिली है वो 375 की है। ये लो भाई, 3,75,000 की सब्सक्रिप्शन मेरे को ड्यूरिंग द ईयर मिली। कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग यानी वो मेरी इस साल की सब्सक्रिप्शन होगी, यस सर। मेरी इस साल की इनकम में ऐड करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, ये लेस होना चाहिए, 3 इसमें इंक्लूडेड होगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये इस साल मिल गई होगी, लेस करो। और जो 16,500 है वो इस साल की इनकम है जो मिली नहीं है, ऐड करो। 3,75,000 प्लस 84। 9,000, 384,000। 3,84,000 आ गया। अगली रिक्वायरमेंट क्या थी? कह रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर मुझे बताओ कि कैसे दिखेगा। चलो जी बैलेंस शीट बनाते हैं। 31 मार्च 24 की अगर बैलेंस शीट बनाऊंगा, यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में आ जाएगा 1,12,500। अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा यहाँ पर 97,500। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो लाइबिलिटी बनेगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5250 यहाँ आ जाएगा, और सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है 16,500 यहाँ आ जाएगा। खत्म, एक्सट्रैक्ट हो गया। हो गया, क्वेश्चन ओवर। यस सर। अगला, शिवम एंटरप्राइजेस मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? अच्छा, अभी पूरी पार्टनरशिप बची है,
कंपनी अकाउंट्स बचा है और इनकम्प्लीट बचा है। ओके बच्चों, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप द सेशन टिल हियर, ठीक है, एंड आई कैन हैव अनदर सेशन जिसके अंदर मैं फिर आपके क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करवा दूंगा। बताइए जल्दी से। ठीक है सर, ओके ये सर। ठीक है, तो हम ओके ऐसा सर। करते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ तक रखते हैं। हमने इसके अंदर आपका क्या कर दिया, बेसिकली फर्स्ट मॉड्यूल पूरा, जो भी क्वेश्चन थे फर्स्ट मॉड्यूल के, प्लस आपका एनपीओ हमने कवर कर दिया। इन नेक्स्ट सेशन व्हाट वी विल डू, हम आपका पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके चलो जी। सर। आई होप बेटा सबको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड यस सो वी सर। आर एंडिंग दिस सेशन राइट हियर। और एक और सेशन ले लेंगे, उसके टाइमिंग्स में आपको बेटा अपडेट कर दूंगा, वो भी हम यूट्यूब लाइव भी जाएंगे और जूम लाइव भी जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। और बच्चों, आप लोगों को और किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है, कोई मेरी तरफ से असिस्टेंस चाहिए, कोई आप शॉर्ट वीडियो किसी कंसेप्ट के ऊपर चाहते हो, तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो। आप लोगों से बेटा मैं वो वीडियोस जो हैं वो शेयर कर दूंगा। आप लोगों की लाइव आना हुआ तो लाइव भी आ जाऊंगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वी आर एंडिंग द सेशन बच्चों, थैंक यू सो मच।